मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों ने आसियान और यूरोपीय संघ दोनों कर लिए है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को चीनी अर्थव्यवस्था समझाने वाली हूँ। चीनी अर्थव्यवस्था जब हम लोग सत्ता के वैकल्पिक केंद्र करते हैं तो इसमें हम लोग जब चीन को करेंगे तो चीन में दो चीजें काउंट होती है बेटा। चीन में हम लोग दो चीजों को ही पढ़ेंगे। एक हमारा होगा चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, ठीक है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान, और दूसरी चीज पढ़ेंगे बेटा हम लोग भारत और चीन के संबंध। जब हम लोग इन वैकल्पिक केंद्रों को पढ़ते हैं और चीन को लेकर पढ़ते हैं तो बेटा हम लोग नॉर्मली इन दो चीजों को जरूर पढ़ते हैं, ठीक है। पाठ में हमारे पास है ये दो चीज जो हम लोगों को पढ़नी है, ओके। तो हमारी क्लास की शुरुआत होती है बेटा आप लोगों की चीनी अर्थव्यवस्था के उत्थान से, और इसके लिए मैं तुम लोगों को जो स्टोरी बता रही हूँ वो स्टोरी हम लोग शुरू करें 1949 से, ओके। स्टार्ट करें बेटा 1949 में चीनी क्रांति हुई थी, ठीक है। चीनी क्रांति हुई थी। इस चीनी क्रांति के बाद से चीन पर कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना शासन जमा लिया था, ठीक है। तुम लोगों के यहाँ अगर दिमाग में एक चीज रखनी है कि चीन में जो आज कम्युनिस्ट पार्टी काम कर रही है वही कम्युनिस्ट पार्टी क्या उस वक्त भी थी? बिल्कुल, आप लोग जो सोच रहे हो बिल्कुल ठीक सोच रहे हो बेटा। ये वही कम्युनिस्ट पार्टी है जो 1949 में चीन की क्रांति के बाद अस्तित्व में आई थी, ठीक है। लेकिन बेटा स्टार्टिंग में आप लोगों का चीन बेहद 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 गरीब राज्य कंट्रियों में से एक था, ठीक है। हमारे और चाइना की तकरीबन एक जैसे से हालात थे। हम लोग भी जैसे अंग्रेजों से आजाद हुए थे तो हम लोग भी भुखमरी का शिकार बिल्कुल थे। आर्थिक विकास हम लोगों का नहीं था। ऐसे ही हालात आप लोगों के चाइना के भी थे, ठीक है। लेकिन चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए बहुत सारे प्रयास किए, लेकिन वो बहुत सारे प्रयास कामयाब 70 के बाद हुए, ठीक है। अगर हम लोग स्टार्टिंग पीरियड की बात करें तो चीन की अर्थव्यवस्था बेहद अच्छी अर्थव्यवस्थाओं में से एक नहीं थी, ठीक है। जब ये इसमें कम्युनिस्ट पार्टी का शासन आया तो इस चीन ने सबसे पहले अपने आप को रशिया के साथ जोड़ दिया, जिसको उस वक्त यूएसएसआर का नाम दिया जाता था। यानी जो चीन है आप लोगों का, ये चीन आप लोगों का रूस के यूएसएसआर के साथ जाकर मिला, ठीक है। उसके गुट में शामिल हो गया था ये उस वक्त। लेकिन चीन भी विस्तारवादी नीतियों का पालन करता है, रशिया भी विस्तारवादी नीतियों का पालन करता है, जिसके चलते आप लोगों के चीन और रूस इन दोनों की एक युद्ध हो जाता है, छोटी सी लड़ाई हो जाती है। छोटी सी लड़ाई होने का कारण था बेटा 1969 में इनके बीच युद्ध होने का कारण था, युद्ध हुआ किस किस के बीच? चीन और रूस के बीच। रूस की जगह हर जगह बेटा ये यूएसएसआर ही नाम इस्तेमाल होगा, ये थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इन दोनों के बीच एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर युद्ध हुआ, और उस जमीन के टुकड़े को लेकर युद्ध भी इसीलिए ही हुआ क्योंकि चीन का और यूएसएसआर का दोनों का ये मानना था कि ये मेरा है और ये मेरा है, और जब भाई दुनिया भर की मेरा तेरी की बात होती है तो लड़ाई होनी ही होनी होती है, ठीक है। लेकिन इतना था कि 1969 में युद्ध के बाद ये हमेशा हमेशा के लिए अलग हो गया। जो चीन है वो यूएसएसआर से अलग हो गया। 1969 में चीन ऐसा हो गया कि इसका पूरे वर्ल्ड में कोई भी मित्र नहीं है, ठीक है। लेकिन ताक में बैठा रहता है तुम्हारा यूएसए, शीत युद्ध चल ही रहा था उस वक्त। तो जो तुम्हारा यूएसए है, इस यूएसए ने बहुत तेज गति से आप लोगों के चाइना के साथ दोस्ती कर ली। ये उसी चाइना के साथ दोस्ती कर रहा है जिस चाइना के साथ आज के टाइम पर इसकी एक नहीं बनती, ठीक है। तो देखिए
ये 1970 के दशक में मित्रता उठती है। 1970 के दशक में यूएसए के साथ ये दोस्ती करते हैं, ठीक है। और जब यूएसए के साथ दोस्ती होती है तो यूएसए भी पूरा तन मन धन से अब इसकी हेल्प करने के लिए उतारू हो गए। और ये तन मन धन से किस तरीके से हेल्प कर रहा है कि सबसे पहले ये 1973 आई थिंक उद्योग, कृषि, सेना व विज्ञान के क्षेत्र का आधुनिकीकरण करता है। ठीक है बेटा, जैसे उद्योग, कृषि, सेना, विज्ञान, इन चारों क्षेत्रों का आधुनिकीकरण होता है तो एक नया जीवन मिलता है तुम्हारे चाइना को। यानी इस चाइना को एक नई तरह की शुरुआत देने की पूरी वो कहते हैं ना जिम्मेदारी या फिर योगदान आप लोगों के अमेरिका का ही रहा है, ठीक है। लेकिन बेटा इसके बाद आपके चाइना ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, और खासकर वो तब नहीं किया जब 1978 में मुक्त द्वार की नीति अपनाई बेटा देंग शाओपिंग के माध्यम से। इसके बाद अमेरिका ने ही इसे सदस्य किया कि अपनी अर्थव्यवस्था को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कन्वर्ट कर दे। जिस समाजवादी व्यवस्था को लेकर अभी तक चाइना चल रहा था उसने अमेरिका के इस कहने को मान लिया और धीरे धीरे करके सब कुछ निजीकरण करता चला गया, हर चीज का निजीकरण करता चला गया, ठीक है। लेकिन ये चेंज उसने बहुत धीरे धीरे किया, और ये धीरे धीरे करने का ही रिजल्ट निकला कि चाइना आज वर्ल्ड में एक शक्तिशाली देश के रूप में खड़ा है, ठीक है। इसके लिए देखो बेटा इसने 1982 में, ठीक है, 1982 में इसने खेती का निजीकरण किया, और इसके 16 साल बाद 1998 में इसने उद्योगों का निजीकरण किया। प्राइवेटाइजेशन बोलते हैं इसको, निजीकरण करने को, यानी प्राइवेट हाथों में बेच दिया इन्होंने, पहले खेतीबाड़ी को, उसके बाद उद्योगों को। और इसके चलते धीरे धीरे करके आप लोगों का चाइना अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की तरफ मुड़ता चला गया और तरक्की के रास्ते नए खोलता चला गया, ठीक है। इसमें पहले आप लोगों को बताया हुआ है बेटा कि जब तक ये अमेरिका के प्रभाव में नहीं आया था तब तक चाइना की अर्थव्यवस्था बेहद डेवलप नहीं थी, ठीक है, बेहद डेवलप भी नहीं थी। और बहुत ज्यादा जैसे जनसंख्या जैसे हमारे 70 के दशक में भारत की जनसंख्या विस्फोट हुआ था, यानी एकदम से बहुत बड़ी मात्रा में जनसंख्या बढ़ गई थी। तो चाइना की भी एक बहुत बड़ी कमी रही है कि वो भी अपनी जनसंख्या को कंट्रोल नहीं कर पाया, जिसके कारण ये जितनी भी तरक्की करता, जितने भी काम करता, कहीं ना कहीं वो सोर्सेज बट जाते, ठीक है। इस चीज को इसने अब कंट्रोल करना शुरू किया क्योंकि ये सारी कमियां उसे पता लगने लगी। धीरे धीरे करके सभी ने उसे सजेस्ट किया कि पहले अपनी जनसंख्या को कंट्रोल में कर, जैसे आजकल हम लोग जद्दोजहद कर रहे हैं, हम हमारे दो किनारे लगाते घूम रहे हैं। लेकिन समझदार व्यक्ति तो आज भी एक ही औलाद पैदा करके कहता है ना भाई बस अब इतना हो चुका है, ठीक है। तो बेटा आपकी चीन ने इस जनसंख्या को स्टार्टिंग में ये बड़ा नेगेटिव जा रही थी, लेकिन जब चाइना ने हर चीज को अपने तरीके से बदलने की कोशिश करी तो यही जनसंख्या इसका नेगेटिव पॉइंट बनने की बजाय पॉजिटिव पॉइंट बन गई। मार्केट में जाओ, सबसे ज्यादा
आप लोगों को चाइनीज सामान ही मिलेगा, वो चाइनीज सामान जो मार्केट में बड़े सस्ती से सस्ती दरों पर भी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। ठीक, और यही कारण है कि उसके द्वारा बनाई गई वस्तुएं केवल विकासशील देशों में नहीं, अल्प विकसित देशों में भी काफी बढ़िया रही है। ठीक है, तो बेटा लाख बातों की एक बात है, चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान धीरे धीरे करके हुआ, लेकिन कॉमनली अगर आप लोग अपनी पुस्तक को पढ़ोगे तो आपको यही चीजें मिलेंगी। उसमें एक साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर इसी तरीके से चाइना तरक्की करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब 2040 तक वर्ल्ड के महाशक्ति के रूप में चाइना खड़ा दिखेगा, क्योंकि वाकई में इसकी अर्थव्यवस्था इतनी तेज गति से तरक्की करती हुई आगे बढ़ रही है। ठीक है, आई होप सो बेटा समझ में आ गया होगा। इसके रिलेशनशिप आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में कराती हूँ। थैंक यू।